के लिए इनके सामने खड़ी है। जी जी दिनेश, मैं आता हूँ आलोक जी, मैं आता हूँ आलोक जी आपके पास। अधीर साहब ने भी अपनी बात कही। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनसे लगातार मणिपुर पर सवाल पूछते हैं और वो चुप रहते हैं। वंदे भारत को झंडी दिखाने के लिए कल तो 5 को दिखा दी, फिर भी चुप रहते हैं। उन्हें शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग सोचते क्या हैं, लोगों की प्रतिक्रिया होती है। भोपाल में खड़े होकर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को लंबास्ट करते कि पेट्रोल कितना महंगा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सबसे महंगा पेट्रोल जहां से भाषण दे रहे हैं भोपाल में 108 रुपए है, दिल्ली में 95 रुपए के आसपास है, मुंबई में 106 है। कितनी कन्वीनियंटली जिस जगह से भाषण दे रहे हैं उसी को इग्नोर करते हैं कि सबसे महंगा पेट्रोल तो वहां पर है। उन्हें शायद एक बात समझ में आ गई है कि भारत की जनता को फर्क नहीं पड़ता कोई, और जो मैं कहूंगा उसको मान लेंगे। उन्हें यह भी लगता है कि सामने 140 करोड़ की मूर्खों की जमात है जो उनके सामने है, और उनको यह भी लगता है कि अगर मुझे रिएक्ट नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा, जिसको जो करना है कर लो। ये उपहास करते हैं, ये चैलेंज करते हैं, चुनौती दे रहे हैं भारत के 140 करोड़ को। ये परिस्थिति कि आप रोना है तो रोते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये परिस्थिति मुझे लगता है कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत ही फेटल है। आलोक जी। धन्यवाद दिनेश। मुझे ऐसा लगता है कि जो मौजूदा निजाम है उसके कार्यप्रणाली बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। इस मायने में सरल है, इसको दो तरीके से मैं लेना चाहूंगा। पहला, सरल होने की पहली वजह, एक चकाचौंध पैदा कर दो सोसाइटी में, राज्य में या राज्य के कुछ इलाके में। एक समृद्धि के आप टापू बना दो और सारे लोगों का ध्यान उसी तरफ कर दो कि देखो भाई इतना बन गया, देखो भाई बुलेट ट्रेन आ गई, देखो भाई वंदे भारत आ गई, देखो भाई तेजस आ गई। आप इसी तरीके से चीजें कर रहे हैं। ये कुछ देखो ऐसी भाई है, मैं क्या आ आपको गया, एग्जांपल जोड़ दूं सर। एक 2014 में जब ये गुजरात मॉडल को प्रोपेगेट कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक गंदे नाले के ऊपर सोलर सेल बिछाए 100 मीटर के सर, ज्यादा नहीं सर। उस 100 मीटर की तस्वीरें ऐसी दिखाई हिंदुस्तान में जैसे ये सैकड़ों माइल लंबे सोलर सेल्स होते हैं, और आपने वही बात की जो चकाचौंध दिखाई जाती है, एक छोटा सा पॉकेट दिखाया गया लेकिन मैग्नीफाई करके 70 mm की फिल्म में। दैट्स हाउ पीपल गॉट मेस्मराइज्ड सर। आलोक जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये आप ही के तर्क को मैं एक आगे बढ़ाता हूँ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हो रहा था तो सराय काले खां से लेकर वो केवल 7 किलोमीटर बना था, और उस समय ये 2019 का इलेक्शन का समय था। ऐसी मीडिया की कवरेज हुई थी, वास्तव में वो अच्छा तो था, वो जगह भी थी, वहां बन भी सकता था, लेकिन वो 7 किलोमीटर में ही इतना जबरदस्त प्रचार है, अगर आप उस दौर का अगर इलेक्शन उठा के देखें। और जबकि ये एक्सप्रेस वे तो बाद में बन के तैयार हुआ। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक चकाचौंध पैदा करना है। जैसे अजीत जी ने, अनिल जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि भाई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं तो कह रहा हूँ फर्क किसको पड़ता। हम बात करते हैं बेरोजगारी की, मैं तो वो भी नहीं बात करता। मैं बेरोजगारी को भी हटाता हूँ एक जगह, थोड़ा एक समय के लिए किनारे रखता हूँ। मैं बात करता हूँ एजुकेशन में, बजट पे क्या खर्च हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के आखिरी दौर में वो 3.1 वो 3% जीडीपी का एजुकेशन पर लगाया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बताइए इन्होंने कर दिया कि, मैं आपको आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे के बता रहा हूँ, 2014-15 में, 2013-14 में था 3.1% जीडीपी का, और 2014-15 में कितना हुआ? 2.60। किसी मैं ने केंद्र सवाल सरकार उठाया। के आंकड़े और दे देता हूं आपको। 2014-15 के बजट में जीडीपी का 0.55% था एजुकेशन बजट, 0.55 केंद्र हाँ, सरकार का। और अब बिल्कुल 2023-24 के बजट में 0.27% है। एग्जैक्टली 50% डाउन सर। मैं एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं आपको सर। तो 2015-16 से लेकर इन्होंने 2018 तक 2.8 पर रहे, और उसके बाद 19 से लेकर अभी तक 2.9 पर रहे। क्यों आप इतना कम रख रहे हैं? तो आपको लगता नहीं कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंस है? फिर अगर आप गुजरात मॉडल में लौट करके आए तो गुजरात मॉडल में एजुकेशन का कितना बड़ा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मंशा है कि एक सब वो प्राइवेट के हाथों सब कुछ सौंप दिया जाए। और चकाचौंध कैसे पैदा की जाती है? चकाचौंध पैदा करना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप आ जाइए आरबीआई का डिविडेंड। इन्होंने 5 सालों के अंदर करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए आरबीआई जो देता है
उसके जो रिजर्व थे उसमें कम करके, जो आप तो जानते हैं जो जालन कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी रिजर्व के कम करने पे बात बनी थी, तो उसके आधार पर ये 4.5 लाख करोड़ रुपए तो रिजर्वेंट से ले चुके हैं। अब अगर कोई आपातकाल आता है या श्रीलंका जैसी नौबत आती है, नहीं आएगी, अभी नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आने वाली, लेकिन अगर आती है, हम एजम्पशन पे बात करें, अगर एजम्पशन आती है तो हमारे दादाजी की तो पॉकेट आपने पहले ही काट ली है, फिर हमारे वो कैसे संभालेंगे वो अपने बच्चों को? भाई आरबीआई को तो मैं ऐसे ही लेता हूँ ना, वो कैसे संभालेंगे? सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण। अच्छा, दूसरी बात, आप तेल पे आ जाइए। तेल पे भी क्या इन्होंने कम कमाई की है? तेल पे जबरदस्त कमाई है। और फिर दूसरी बात, आप सेस क्यों लगाते हैं? आप ऐसा राज्यों के साथ में बंटवारा क्यों नहीं करते? अगर तेल पे भी अगर आप ये बात करेंगे तो तेल पे भी इन्होंने अच्छी खासी कमाई की है एक्साइज ड्यूटी से। तो सवाल है कि अब ये कमाई करके होता क्या है? अब सवाल यही आएगा कि होता क्या है। होता ये है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग में, सरकार को पिछले 1 साल में विंडफॉल टैक्स लगाने पड़े सर। हाँ, विंडफॉल टैक्स इन्होंने अभी खत्म किया है। विंडफॉल टैक्स नहीं कब नहीं लगते हैं? जब आपका प्रॉफिट 100 के ऊपर 100 का हो जाए सर। नहीं, विंडफॉल टैक्स का तो हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई कॉर्पोरेट या कोई अप्रत्याशित कमाई करेगा, वो तो चीन से इन्होंने वो तेल मंगाया, इसमें एक रूस से। निजी कॉर्पोरेट ने भी कमाया और गवर्नमेंट के भी ने कमाया। विंडफॉल टैक्स लगा दिया, मैं चलो उस पर नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कहीं से कैसे भी पैसे जुगाड़ लिए जाए और उससे एक चकाचौंध पैदा कर दी जाए, योजनाओं की झड़ी लगा दी जाए। एक ये है, इसके लगाने से अच्छा एक चीज और है, मैं कहता हूँ कि इस देश का मध्यम वर्ग बहुत बड़ा है। मध्यम वर्ग इतना बड़ा है, वो बेचारा संकोच में भी रहता है, परंपराएं भी ढूंढना उसको काम है, उसको ये भी देखना है कि बगल के वाले घर में क्या हो चुका है, समाज में क्या हो चुका है, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है। आपने बिल्कुल सही कहा, एजुकेशन में जो फीस बढ़ाई गई है, बस की फीस बढ़ाई गई है, उसमें सब लोगों को पिंच करता है, लेकिन बेचारे बोल नहीं पाते। केवल वो टमाटर बोल देते हैं कि इतना बड़ा है, लेकिन जब देखते हैं ना, आप जो बातें करते हैं, हम लोग मीडिया में बातें करते हैं, मैं तो देखता हूँ कई जगह सोसाइटी में जो लोग खड़े होते हैं वो तो रेट पूछते ही नहीं है, खरीद लेते हैं। अब बेचारे जो बीच वाला वो पूछ करके निकल जाता है कि भैया चलो टमाटर बाद में खरीद लेंगे। तो सवाल है कि समाज में एक ऐसी खाई पैदा कर दी है, लोग हिचकने लगे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, संकोच में भर गए हैं, ये मिडिल क्लास। अब ये कैसे इससे मुक्त होगा, अपनी जो गिल्ट से कैसे मुक्त होगा? आज भी देखिए, एक आपके मंत्री ने बड़ा जबरदस्त बात कही थी, जब उनसे पूछा गया था बेरोजगारी वाली बात पर, तो पीयूष गोयल जी का था, तो उनसे मुझे पूछा गया कि भाई कहाँ है बेरोजगार, तो उन्होंने बोला कहाँ बेरोजगार है, क्या आपकी बिल्डिंग में बेरोजगार है, क्या आपका पड़ोसी बेरोजगार है, कौन बेरोजगार है? ये जुमला था। अब इसको बाद में आप हालांकि भले ही जुमला कहते हैं, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप वीडियो में ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब होता क्या है हकीकत में। अभी जैसे आपने जो विषय प्रवेश कराया, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 1.3% है। पिछले साल जरूर ज्यादा थी, लेकिन पिछले साल ज्यादा होने की वजह यह थी कि उससे पिछले साल आप बहुत नीचे थे, इसलिए आपकी पिछले साल आप 11.1 में आ गए थे। तो सवाल है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगर कम होगी तो आप सबको कैसे कैटर कर पाएंगे, कैसे सबको रोजगार दे पाएंगे? तो बेहद स्वाभाविक सी चीज है। एक बात लेकिन मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रही है कि सर्विस सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली, ट्रेड चल रहा है, होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो भाई सर्विस सेक्टर से भी तो बहुत बड़े लोग अपने रोजगार पाते हैं। अगर ऐसा ही है तो भाई, जैसा अजीत जी ने बिल्कुल सही कहा कि फिर आप ये 82 करोड़ को राशन क्यों दे रहे हैं? जब इतना ही, जब ढोल नगाड़े अपनी आप वृद्धि के आप बजा रहे हैं, तो फिर इनको राशन क्यों दे रहे हैं? तो दोनों में कोई एक सामंजस्य नहीं दिख रहा कहीं भी। आप जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप जैसे गेहूं की आपने बताया कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर ली, मेरा तो कहना है कि वो दलहन में भी कम करेंगे, दलहन भी ये इंपोर्ट कर लेंगे। क्यों क्यों? ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में ये डब्ल्यूपीआई को, खुदरा महंगाई को और थोक महंगाई को ऊपर नहीं चलने देंगे। थोक महंगाई देखिए आपने कितने दिनों के निम्नतम स्तर पे आ गई है। ये देखिए 3.48 था मई का, निम्नतम स्तर था कई सालों का थोक महंगाई। और उसी तरीके से ये खुदरा महंगाई को भी नहीं आने दो, और ये नहीं आने देंगे। इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट को माफ कर देंगे, सब कर देंगे। अब फिर कहेंगे, आप कहेंगे सरकार कैसे चलेगी? भाई आप तो चूंकि अर्थ के बहुत जानकार हैं, आप कहेंगे सरकार कैसे चलेगी? कुछ नहीं, पेट्रोल से तो आ ही रहा है ना पैसा, क्या दिक्कत है? इतनी एक्साइज ड्यूटी आई नहीं है, आरबीआई से फिर डिविडेंड ले लेंगे। इस बार भी आरबीआई से डिविडेंड उम्मीद है कि 84,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। तो अगर 84,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है और शक्तिकांता कुछ दास अगर, को बिठाया इसलिए गया है वहां पर कि वो जितना मैक्सिमम पैसा दोहन करके वहां से दे सके, वर्ड यूज कर रहा हूं, दोहन करके दे सकता है, दे दे।
क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, लेकिन हाँ, अपने घर को लूट कर एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में देने का काम शक्तिकांता दास तो कर ही रहे हैं सर। बस यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए मैं लौट करके आता हूँ, जब एजुकेशन का जब आप बजट नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को जब शिक्षा की तरफ नहीं करेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं, लोग नहीं समझ पाएंगे। केवल हम आप बैठेंगे, लाइक माइंडेड लोग करेंगे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका वो ये कहता है कि वंदे भारत बहुत बड़ी चीज हो गई। तो मैं उनसे केवल एक ही सवाल कहता हूँ कि भाई तेजस का जरा किराया आप कानपुर से दिल्ली का उठा के देख लीजिए, और ये इसका देख लीजिए, इन ट्रेनों का। आप ये बताइए कि शताब्दी सारी फुल होती है और कितना समय का फर्क है, क्या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली समय का फर्क है? रेलवे के टाइम टेबल में पे मत जाइए कि क्या होता है, उठाकर किसी अपने दोस्त से बात करिए जो दिल्ली से कानपुर आ रहा है, दिल्ली से पटना जा रहा है, या कहीं जा रहा है जहां ये चल रही है ये वंदे भारत, दिल्ली से बनारस जा रहा है या कहीं जा रहा है, कितना फर्क आ गया भाई टाइम में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो वही है, समृद्धि के टापू बना दिए गए हैं। आपको एक संकुचित संकीर्ण के एक खोल में आपको डाल दिया गया है कि आप बोले ना, हिचक जाए, यही तो बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो अभी एक बात बताइए मुझे, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, अभी एक बात बताइए, आपने एक जुमले की बात करी कि वहां से उतर के पूछते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। भाई एक चीज ये बताइए कि भाई आपका मोबाइल काम क्यों नहीं करता इतने बड़े ये 8,500 करोड़ के जहाज में, काम क्यों नहीं करता? और अगर मतलब बिना काम नहीं करते हैं तो कैसे मत है, क्या वो सिंगल से इकोनॉमी क्लास में बैठ के आते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। अगर बिजनेस क्लास में भी अगर आप बैठ के जाएंगे तो पूरा का पूरा, मैंने प्रधानमंत्री के साथ में दौरे नहीं किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ में गए लोगों के मैंने फोटोग्राफ देखे हैं। वो तमाम मित्र हैं जो हमारे पत्रकार उनके साथ में गए हैं, सब कुछ होता है वहां पे, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री अज्ञानी होते हैं। लेकिन अब फिर सब वही बात है कि आप कहेंगे कि भाई वो तो पुलवामा हो गया, तब भी उनको पता नहीं चला। तो भाई कैसे पता चलेगा जब वो राडार में, जब राडार नहीं पकड़ पाएगा, जब बादल हो जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? जी सर, मैं दिनेश। आता हूँ जी, विवेक जी के पास आता हूँ मैं।